नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एन लोधा। साथियों, आज हम रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी का पेपर नंबर 58 हल करने वाले हैं, जो कि लेवल 2 के लिए और लेवल 1 के लिए बेहद उपयोगी है। तो 30 प्रश्न यहाँ पर आपको हिंदी शिक्षण के देखने को मिलेंगे, जिसमें व्याकरण और टीचिंग मेथड सम्मिलित है। तो ये 100 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है, जिसमें आज हम 58वां पेपर हल कर रहे हैं। तो देखो, पहला प्रश्न आपके देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची शब्द है? अम्ब, उदक, सलील, विशिक, इशु, आशिकु, अवनी, श्रोणी, मोदिनी, नलीन, ताम्र, शतदल। तो इनमें से उस विकल्प का चुनाव कीजिए जिसमें सभी शब्द किसके पर्यायवाची दे रखे हैं साथियों? कमल के। प्रश्न संख्या 1 में राइट आंसर देख लेते हैं। आपके चौथा विकल्प इसमें सही है साथियों। नलीन, ताम्रस और शतदल, ये तीनों ही शब्द किसके पर्यायवाची है? कमल के पर्यायवाची है। तो पहले प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके दूसरा प्रश्न, निम्न में से सही विलोम युग्म कौन सा है? पाठ्य का सुपाठ्य, नत का अवनत, विशिष्ट का विशिष्ट और संश्लिष्ट का विश्लिष्ट। तो दूसरे प्रश्न में राइट आंसर बताइए जो विलोम युग्म सही है। सही विलोम युग्म को आपको देखना है साथियों। तो कौन से विकल्प में सही विलोम युग्म दे रखा है? जैसे साथियों, पाठ्य का सुपाठ्य, ये गलत विलोम है। शिष्ट का अशिष्ट हो सकता है, विशिष्ट नहीं होगा। नत का उन्नत होगा, अवनत नहीं होगा साथियों। तो मतलब यहाँ पर संश्लिष्ट का विश्लिष्ट बिल्कुल सही दे रखा है। दूसरे विकल्प में भी आपके चौथा विकल्प ही सही रहेगा, मतलब दूसरे प्रश्न में भी आपके चौथा ही विकल्प सही रहेगा, पहले में भी चौथा ही सही था साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न देख लेंगे। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, क्रमधारय समास है और द्विगु समास है। तो देखो, महात्मा शब्द का अगर समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा महात्मा। महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, उसको कहा जाता है साथियों महात्मा। तो मतलब यहाँ पर आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि क्या है? वो महान है। तो मतलब जहाँ तुलना की जाती है, विशेषता बताई जाती है, ऐसी जगह पर होता है आपके कर्मधारय समास। कौन सा समास होता है साथियों? कर्मधारय समास। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द का चयन आपको प्रश्न नंबर 4 में करना है। तो मैथिली, प्रज्वलित, पैतृक और दुरावस्था, इनमें से जो शब्द आपको अशुद्ध लग रहा है उसका चयन कीजिए साथियों चौथे प्रश्न में। तो देखो, राइट आंसर देख लेते हैं। मैथिली को इसी प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध है। प्रज्वलित बिल्कुल शुद्ध शब्द है। पैतृक बिल्कुल शुद्ध शब्द है। लेकिन यहाँ पर जो चौथा विकल्प दे रखा है दुरावस्था, तो दुरावस्था शब्द जो है ये अशुद्ध शब्द है साथियों, क्योंकि दुरावस्था नहीं होता है, दूह प्लस अवस्था शब्द बनता है दुरावस्था। क्या होता है? दुरावस्था। मतलब चौथा विकल्प जो है ये एक अशुद्ध शब्द है, यहाँ ये शुद्ध नहीं है साथियों। तो चौथे प्रश्न में चौथा ही विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो पांचवा प्रश्न, भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प है। पनिहार, धनवान, लकड़हारा और लालिमा। तो देखो, भाववाचक तद्धित प्रत्यय साथियों, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक तो होता है कृत प्रत्यय, जो धातु या क्रिया के अंत में लगता है, वो कहलाता है कृदंत प्रत्यय। और जो आपके तद्धित प्रत्यय है ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जोड़ते हैं साथियों तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिए, लकड़ी प्लस हारा लकड़हारा, धन प्लस वान धनवान, पानी प्लस हार पनिहार और लाल प्लस इमा लालिमा। तो साथियों यहाँ पर जो भाववाचक प्रत्यय जिससे किसी भाव का बोध हो रहा है, तो यह भाव का बोध सिर्फ लालिमा में हो रहा है साथियों। इसलिए तीसरा विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न है, आशा शब्द का विलोम होगा? उदासी होगा, हताशा होगा, निराश होगा या निराशा होगा? तो आशा शब्द का आपको क्या बताना है? विलोम बताना है प्रश्न संख्या 6 में। साथियों, राइट आंसर देख लेते हैं कि भाई आशा शब्द का विलोम इनमें से क्या होगा। तो साथियों, आशा का
उदासी या हताशा नहीं होगा, बल्कि आशा शब्द का विलोम क्या होगा, निराशा होगा। क्या होगा साथियों, निराशा। विकल्प 4 आपके प्रश्न संख्या 6 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। तो 7वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की संधि गलत है। संधि गलत है उसको देखना है। तो सत प्लस मार्ग सदमार्ग, सत प्लस गति सदगति, सत प्लस धर्म सद्धर्म, सत प्लस शास्त्र सच्शास्त्र। तो जिस विकल्प में यहाँ पर संधि गलत दे रखी है साथियों, उस विकल्प का आपको प्रश्न नंबर 7 में चयन करना है। देखिए, सत प्लस शास्त्र सच्शास्त्र बनता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। सत प्लस धर्म सद्धर्म बनता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी सही है। और सत प्लस गति सदगति ही बनता है, और ये भी सत्य है साथियों, इसमें भी व्यंजन संधि है। लेकिन सत प्लस मार्ग सद मार्ग नहीं, बल्कि सन मार्ग बनेगा। क्या बनेगा, सन मार्ग। और यह द दवात का है, न नल का आना चाहिए वहाँ पर साथियों। तो यहाँ पर विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 7 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि पहला विकल्प क्यों सही है यहाँ, क्योंकि साथियों ये गलत है। तो चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न है, स्वर्ण घट का समास विग्रह क्या होगा। स्वर्ण में घट, घट में स्वर्ण, स्वर्ण का घट और घट के लिए स्वर्ण। तो बताओ 8वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है। जो स्वर्ण घट शब्द है इसका आपको क्या करना है, विग्रह करना है साथियों प्रश्न संख्या 8 में। तो देखो 8वें प्रश्न का राइट आंसर देख लेते हैं। स्वर्ण घट मतलब स्वर्ण में घट या घट में स्वर्ण नहीं, बल्कि स्वर्ण का घट, घट मतलब घड़े से लिया जाता है साथियों। तो सोने का घड़ा, ठीक है। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 9वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। किस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 पूछा जा रहा है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। तो मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, जिसे भी देखता हूँ वहीं व्यस्त है, और वह स्वतः संभल गया। तो संबंधवाचक सर्वनाम दिए गए विकल्पों में से आपको देखना है साथियों। वह स्वतः संभल गया निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, ये निजवाचक का। 9वें प्रश्न में राइट आंसर है साथियों, जिसे भी देखता हूँ वहीं व्यस्त है। यहाँ पर बिल्कुल ये एक संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। गुड़िया का बहुवचन शब्द होगा। गुड़िया जो शब्द है इसका आपको क्या बताना है, बहुवचन। गुड़िया एक एकवचन शब्द है, तो गुड़िया यहाँ पर चंद्रबिंदु लग गया, गुड़ियों, गुड़ियों डबल मात्रा लग रही है, और इनमें से सभी। तो 10वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए साथियों कि भाई कौन सा विकल्प जो है वो गुड़िया का बहुवचन शब्द होगा। तो 10वें प्रश्न में राइट आंसर देखते हैं साथियों। गुड़िया का बहुवचन गुड़ियों या गुड़ियों नहीं होता है, बल्कि गुड़िया होता है। जैसे चिड़िया का चिड़िया, गुड़िया का गुड़िया, ये चीज़ें वो एक ही रूल लागू होता है। स्त्रीलिंग शब्द है और बाद में साथियों स्त्रीलिंग शब्द है, बाद में यह आ रहा है तो यह प्रत्यय उसमें लगता है। तो यह विकल्प 1 आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। आपके 11वां प्रश्न है, मैं उनके घर जा रहा था तो वह पढ़ रहा था। वाक्य की क्रिया किस काल में है। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और आसन्न भूतकाल। साथियों 11वें प्रश्न में काल की दृष्टि से प्रश्न पूछा गया है कि भाई ये जो वाक्य दे रखा है इसमें कौन से काल का प्रयोग हुआ है। तो 11वें प्रश्न में राइट आंसर देखते हैं। पढ़ रहा था, पढ़ रहा था मतलब क्रिया क्या है, अपूर्ण है साथियों। और जहाँ पर क्रिया भूतकाल में अपूर्ण होती है वो किस में चला जाता है, अपूर्ण भूतकाल में चला जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है 11वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखो 12वां प्रश्न है आपके, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का, विस्मयादि बोधक चिन्ह का, अल्प विराम चिन्ह का और अर्ध विराम चिन्ह का। तो 12वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए भाई कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। जब दो विपरीतार्थक शब्दों की बात की जा रही है साथियों, तो दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में जिस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है उसको कहा जाता है योजक चिन्ह। जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर एक शब्द लिखा मैंने दिन रात, तो दोनों विपरीतार्थक शब्द बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, इस प्रकार का ये चिन्ह जो हम लगाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है साथियों, योजक चिन्ह कहा जाता है साथियों। तो यहाँ पर जैसे जीवन मरण, तो बीच में आप योजक चिन्ह का प्रयोग कर लेते हो साथियों।
रोना हंसना या अपने विराम चिन्ह जो प्रयोग कर रहे हो वो योजक चिन्ह, तो दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 12वें में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 13, बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ है बाल बिखर जाना, बहुत खुश होना, बगल झांकना और कली खिलना। तो देखो बाहें खिलना एक मुहावरा है जिसका आपको अर्थ बताना है। तो प्रश्न नंबर 13 में राइट आंसर बताइए कि भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही उत्तर होगा। तो राइट आंसर देख लेते हैं। बाहें खिलना एक मुहावरा है। बाहें खिलने का अर्थ साथियों बाल बिखर जाना, बगल झांकना या कली खिलना नहीं होता है, बल्कि बहुत खुश होना। ठीक है, जब हमें बहुत अधिक प्रसन्नता महसूस होती है तो उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि बाहें खिलना। ठीक है, विकल्प आपके 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेंगे। शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए, सत्यवादी, सद्गुण, सद्गति और सत्कर्म। तो देखो यहाँ पर जो साथियों सद्गति है, सद्गुण है, सत्कर्म है, तीनों में ही यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है साथियों कि भाई सद, सत्य, सत्य और लेकिन सत्य, तो यह सत्य प्लस वादी, सत्य को बोलने वाला प्रथम विकल्प आपके यहाँ पर सही है क्योंकि ये शेष शब्दों से भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15वां प्रश्न, संभावना शब्द में उपसर्ग है, स उपसर्ग है, स जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, संभ या सम। तो साथियों यहाँ पर अगर हम देखें संभावना जो शब्द होता है साथियों इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सम उपसर्ग लगा हुआ है। सम प्लस भावना, सम प्लस भावना बराबर शब्द क्या बनता है, संभावना। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, फिर सम उपसर्ग है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 15 का एकदम सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। तो देखो आधा वीडियो हो चुका है, अभी और क्वालिटी वाले प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। 16 प्रश्न है, इकाई योजना का पद इनमें से नहीं है। उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित करना, प्रस्तावना प्रश्न लिखना, शिक्षक शिक्षार्थी क्रिया निश्चित करना और संपूर्ण इकाई को उप विभागों में बांटना। तो देखो जो पद यहाँ पर इकाई योजना का नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 16 में करना है साथियों। इकाई योजना में संपूर्ण इकाई को उप विभागों में बांटा जाता है, उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाएं भी इसमें निश्चित की जाती है। लेकिन प्रस्तावना प्रश्न इकाई योजना में नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि ये तो जो दैनिक पाठ योजना होती है साथियों उसमें प्रस्तावना प्रश्न लिखे जाते हैं। तो विकल्प आपका जो 2 है ये इकाई योजना के पदों में सम्मिलित नहीं होगा। सेकंड विकल्प आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17वां प्रश्न है, अशुद्ध उच्चारण का कारण है प्रयत्न, लाघव, वागेंद्रियों में विकार, अक्षर ज्ञान और सामाजिक विकार। तो साथियों यहाँ पर अशुद्ध उच्चारण का आपसे कारण पूछा जा रहा है कि जो बालकों के द्वारा अशुद्ध उच्चारण किया जाता है उसका कारण क्या है साथियों। तो प्रश्न नंबर 17 में देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से विकल्पों को। इसका जो सही उत्तर है साथियों अशुद्ध उच्चारण का कारण माना जाता है वागेंद्रियों में विकार को। वागेंद्रिय मतलब जो हमारी बोलने संबंधी, वाक मतलब बोलना, तो बोलने से संबंधित जो चीज़ें होती है अगर उनमें कोई विकार हो जाता है तो उससे अशुद्ध उच्चारण होता है। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 18वां प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, अभ्यास पत्रक की, प्रश्न पत्र की, संचार माध्यम की और पाठ्य पुस्तक की। तो देखो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने और हिंदी सिखाने की जो प्रक्रिया है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी नहीं है उसका चयन आपको 18वें प्रश्न में करना है साथियों। 18वें प्रश्न में आपके कौन सा आंसर सही है। हम संचार माध्यम से भी हिंदी सीख सकते हैं, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भी सीख सकते हैं, अभ्यास पत्रक के माध्यम से भी सीख सकते हो। प्रश्न पत्र के माध्यम से साथियों मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। किसका कार्य किया जाता है, मूल्यांकन करने का। इसलिए आपके 18वें प्रश्न में सेकंड विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके 19वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सहायक है, निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य सहायक है, शुद्ध भाषा पर बल, साहित्य शिक्षण और व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो भाषा शिक्षण में जो सहायक है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 19 में करना है।
तो साथियों अगर हम देखें तो भाषा शिक्षण में इनमें से सहायक होने की बात की जा रही है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी, साहित्य शिक्षण, ये तो शिक्षण के अंतर्गत चीज़ें आ जाती है। साथियों सहायक होता है निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, जो हम निदान व उपचार करते हैं, जिसके माध्यम से छात्रों की कमजोरियों को जानते हैं, उनको दूर करने का कार्य किया जाता है। तो साथियों यही भाषा शिक्षण में सर्वाधिक सहायक माने गए हैं। विकल्प एक आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। भाषा में पोर्टफोलियो हो सकता है प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह, परियोजना कार्य का संगठित संग्रह, प्रश्न अनुसार लिखित उत्तरों का संग्रह और प्रश्नों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। तो जो पोर्टफोलियो फाइल है उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि भाई संपूर्ण जो लेखा जोखा है छात्र की प्रगति से संबंधित, वो कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, पोर्टफोलियो फाइल में। तो साथियों भाषा में पोर्टफोलियो क्या हो सकता है, इसका सही उत्तर है आपके प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। साथियों जो है वो पोर्टफोलियो हो सकता है। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। आपके 21वां प्रश्न है, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? यांत्रिक दृश्य सामग्री है, यांत्रिक श्रव्य सामग्री है, यांत्रिक दृश्य श्रव्य सामग्री है या दृश्य सामग्री है? तो 21वें प्रश्न में राइट आंसर का चयन आपको करना है। कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 21 में सही उत्तर होगा? साथियों देखो, चित्र विस्तारक यंत्र की बात की जा रही है प्रश्न नंबर 21 में। तो इसमें जो आपके सही उत्तर है साथियों, ये एक दृश्य सामग्री तो है, लेकिन एक यांत्रिक दृश्य सामग्री है। किसी सामग्री है, दृश्य तो है, पर अगर यांत्रिक दृश्य सामग्री विकल्प में नहीं होता तो फिर हम उसको करते हैं दृश्य सामग्री। और दृश्य होने के साथ साथ ये प्रक्षेपी भी है, ठीक है, ये प्रक्षेपी भी है। अब यहाँ ये साथियों यांत्रिक दृश्य सामग्री, मशीनों से संबंधित जो सामग्री है वो यांत्रिक रहेगी। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 21 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 22 की ओर पढ़ेंगे। 22वां प्रश्न है, द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है प्राथमिक कक्षाएं, सम्मेलन व गोष्ठियाँ, विदेशी भाषा का शिक्षण और अनुवाद शिक्षण। तो जो द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है 22वें प्रश्न में, उसका आपको चयन करना है। साथियों अनुवाद शिक्षण में तो द्विभाषी पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है, विदेशी भाषा शिक्षण में भी द्विभाषी पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है, सम्मेलन व गोष्ठियों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन प्राथमिक कक्षाएं जो हैं इनको द्विभाषी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो विकल्प आपके 1 प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 23वां प्रश्न, पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया था? फ्रोबेल ने, मोंटेसरी ने, जॉन ड्यूवी ने और हेनरी कोल्डवेल कुक ने। तो साथियों पढ़ना सिखाने के लिए जो साहचर्य प्रणाली है किसके द्वारा दी गई है? मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा। तो विकल्प नंबर आपका 2 है। 23वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ेंगे। साथियों 24वां प्रश्न देख लेंगे। मैं आपको बता दूं कि साहचर्य प्रणाली संबंध पर आधारित है, संबंध करके सिखाया जाता है इसमें। तो चलिए 24वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 24। साथियों 24वां प्रश्न है आपके, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों को सिखाने के लिए किया जाता है? दूरस्थ विधि, द्विभाषी विधि, अनुकरण विधि और सूत्र विधि। तो जिस विधि का प्रयोग चारों भाषाई कौशलों को सिखाने के लिए किया जाता है उस विधि को अनुकरण विधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अनुकरण विधि के नाम से उसको जाना जाता है। साथियों आपके तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 24 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ेंगे। तो देखो भाषाई कौशलों की संख्या कितनी होती है? 4। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों का ही विकास आप अनुकरण विधि से करवा सकते हो साथियों। तो चलिए 25वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 25, व्याकरण शिक्षण की कौन सी प्रणाली अपेक्षाकृत प्रभावी है? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। तो साथियों इनमें से व्याकरण शिक्षण की जिस विधि को हम अपेक्षाकृत प्रभावी मानते हैं, अच्छी मानते हैं, ज़्यादा प्रभावकारी मानते हैं, उस विधि को साथियों आगमन विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगमन विधि। साथियों अगर विकल्प में आगमन विधि के साथ में यहाँ पर एक और विकल्प होता आगमन निगमन विधि। क्या विकल्प होता? आगमन निगमन विधि। तो साथियों फिर हम उसको सही करते, लेकिन यह ऐसा नहीं है तो फिर हम आगमन विधि को सही करेंगे। विकल्प 1 ही आपके 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 26वां प्रश्न देखेंगे।
भाषा सभी विषयों के रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है। आरंभ में है, केंद्र में है, प्रारंभ में है और पढ़ने में है। तो भाषा सभी विषयों के साथियों पढ़ने में नहीं है, ना ही आरंभ या प्रारंभ में, बल्कि केंद्र में मानी जाती है। क्या मानी जाती है? भाषा सभी विषयों के केंद्र में मौजूद होती है। विकल्प 2 आपके 26वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 27वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो आपके 27वां प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कम से कम एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। वीडियो को शेयर 1-2 जगह जरूर करिएगा, क्योंकि पूरी मेहनत की जाती है, निःशुल्क टेस्ट लिए जाते हैं। आप पैसे देकर ऐसी क्वालिटी कंटेंट नहीं खरीद पाओगे, इसलिए थोड़ा सा फ़ायदा इसका ज़रूर उठाएं। निःशुल्क चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। तो 27वां प्रश्न, मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा द्वारा किया जा सकता है? तो पूर्ति परीक्षा के द्वारा, सत्य असत्य परीक्षा के द्वारा, बहुविकल्पीय परीक्षा के द्वारा और इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पर मौन वाचन के मूल्यांकन की पूछ रहा है कि भाई किस परीक्षा के द्वारा आप मौन वाचन का मूल्यांकन करवा सकते हो। तो साथियों 27वें प्रश्न में जो आपके राइट आंसर है, आप पूर्ति परीक्षा के द्वारा, सत्य असत्य परीक्षा के द्वारा, बहुविकल्पीय परीक्षा के द्वारा, अर्थात इनमें से सभी। आपके चौथा विकल्प सही है साथियों। इन सभी परीक्षाओं के द्वारा आप मौन वाचन का मूल्यांकन करवा सकते हो। तो फोर्थ विकल्प आपके 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो 28वां प्रश्न देखेंगे। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है सुंदर लिखावट, अलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य और मौलिक विचार। तो सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक मतलब उस विकल्प का चुनाव करना है जो सशक्त मतलब अच्छी क्वालिटी की जो लेखन क्षमता है उसका बोध कराती है। तो साथियों यहाँ पर अलंकारिक भाषा, सुंदर लिखावट, सशक्त वाक्य और मौलिक विचार में से जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा मौलिक विचार, क्योंकि मौलिक विचार मूल रूप से होते हैं जो पूर्णतः नवीन चीज़ पर आधारित होते हैं साथियों। तो यही सशक्त लेखन मतलब खुद के विचार बालक के जो होते हैं वही सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। तो फोर्थ विकल्प आपके 28 में सही है। नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न साथियों। 29वां प्रश्न है आपके, प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? पूरक पुस्तक को, ब्लूप्रिंट को, पाठ्यक्रम को और प्रश्नों के प्रकार को। तो जब हमें प्रश्न पत्र का निर्माण करना है तो उससे पहले ही हमें ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है साथियों, जिसको नील पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको ब्लूप्रिंट कह दो या इसको आप नील पत्र कह दो या इसको आधार पत्रक भी कहा जाता है साथियों। इसी के माध्यम से प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। तो विकल्प आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो चलिए अंतिम और 30वां प्रश्न है, सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से अलग होती है, एक दूसरे से बढ़कर होती है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है और एक दूसरे से संबद्ध होती है। तो प्रश्न नंबर 30 में कौन सा विकल्प आपका सही है? जो सभी भाषाई कुशलता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, साथियों एक दूसरे से अलग या बढ़कर नहीं, बल्कि ये एक दूसरे से संबंधित होती है। कैसे होती है? कि इनका एक क्रमानुसार विकास होता है। पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं साथियों। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 30 में सही है। तो ये आज का कंप्लीट टेस्ट नंबर 58 है। अब आपके 42 टेस्ट और बाकी है हिंदी शिक्षण के। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।